कियारा अपनी सास माला, पति युवराज और ननद चेतना के साथ रहती है। कियारा अपने सारे काम जल्दी से निपटा कर बस सबको फोन करके परेशान ही करती रहती है। एक दिन की बात है, जब माला मंदिर गई होती है तभी कियारा को पता चलता है कि पड़ोस वाली निर्जा काकी की बेटी की शादी होने वाली है। बस यही खबर अपनी सास को देने के लिए वो माला को फोन पे फोन करके परेशान करने लगती है। ओफो, ये माँ जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हें शादी की खबर जो देनी है। अरे माला जी, आपका ये फोन कब से बज रहा है? फिर माला अपने फोन को वापस कट कर देती है। माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे साथ साथ आपका भी ध्यान भंग हो गया ना। मैं अब भी इसे साइलेंट मोड पर कर देती हूँ। इस कियारा की तो आज खैर नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ रोज की तरह आज भी इसने कोई फालतू की ही बकवास करने के लिए फोन किया होगा। फिर माला के घर पर आने के बाद कियारा उसे सारी बातें बता देती है। तभी गुस्से से आग बबूला माला कियारा को खूब सुनाती है। अरे नालायक बेवकूफ लड़की, तेरी अक्ल क्या कहीं पर गिरवी रख के आई है क्या? तुझे मैंने पहले भी कहा है कि एक बार में मैं फोन ना उठाऊं तो मैं किसी काम में व्यस्त हो सकती हूँ। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। सटअप, एकदम सटअप। अरे निर्जा की ही बेटी की शादी होने जा रही है और इतनी सी बात बताने के लिए तू मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। नॉनसेंस। तेरे इस फालतू की करामती के कारण मेरे साथ साथ पंडित जी का भी ध्यान भंग हो गया। सॉरी माँ जी, वो मुझे लगा कि आप फ्री होंगी ना, इसलिए मैं आपको कॉल कर रही थी। अरे अक्ल के साथ साथ कान की भी कच्ची हो गई है क्या तू? घर पर रहो तो इंसान फ्री होता है, बाहर जाने पर तेरे पिताजी फ्री होते हैं क्या? अगर आगे से तूने बिना किसी काम के फोन करके परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। लेकिन कियारा मैडम कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। एक रोज उसकी ननद चेतना कोचिंग क्लासेस में पढ़ने गई होती है। तभी आज तो इशिता का बर्थडे है और कौन सा वाला गाउन पहनूं मैं? ये वाला या ये वाला? और हेयर स्टाइल भी तो बनानी है, गले में क्या पहनूं? आई थिंक मेरे इन सारे सवालों के जवाब चेतना दे पाएगी, लेकिन वो इस वक्त कोचिंग क्लास गई है। कोई नहीं, 2 मिनट तो मुझसे बात करके बता ही सकती है वो। अब भी उससे फोन लगाती हूँ। फिर कियारा चेतना को फोन कॉल करती है। 1-2 बार फोन करने के बाद भी जब चेतना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तब भी कियारा उसे कॉल पे कॉल करने ही लगती है। वहां पर कोचिंग क्लास में जब चेतना का फोन बार बार बजने लगता है, तभी उसके सर बहुत गुस्सा होते हैं। चेतना, तुम्हें हमारे क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है क्या? मैं रोज कहता हूँ कि क्लास में आने से पहले अपने अपने फोन को साइलेंट किया करो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब इधर लाओ तुम्हारा फोन, और आगे से तुम अपना फोन यहाँ पर नहीं लाओगी। अब जाते समय लेते जाना मुझसे ये फोन। सॉरी सर। फिर सर उस फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और घर आने के बाद चेतना कियारा पर बहुत गुस्सा होती है। भाभी, आपकी वजह से आज सर ने मुझे डांटा। अरे आप बार बार सबको फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हो? मैं वहां पर पढ़ने जाती हूँ और आप सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लेक्चर छोड़कर आपको गाउन का कलर और हेयर स्टाइल के बारे में बताऊंगी? और नहीं तो क्या। देख कियारा बहू, जरा अपने दिमाग में लगी जंग को साफ कर दे और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर। अरे ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने जो आप लोग मुझे इतना सुना रहे हो? मुझे लगा कि चेतना फोन उठा लेगी, इसीलिए मैं उसे फोन कर रही थी। कोचिंग क्लास मेरे पिताजी का नहीं है भाभी,
और आगे से प्लीज ऐसी बेवजह बातें करने के लिए दूसरों को कॉल करके परेशान करना बंद कीजिए। ये बहुत बुरी आदत है भाभी। चेतना, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ, समझी तुम? अरे तू तो सिर्फ उम्र में ही बड़ी है, दिमाग तो एकदम सड़ चुका है तुम्हारा। ना तो तेरा किसी काम में ध्यान रहता है और ना ही किसी और चीज में। बस दिन रात सबको फोन करके परेशान करना और पंचायत करने आता है तुझे। इसी में माहिर है तू। कियारा को अपने घर वालों की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब युवराज अपने बॉस और क्लाइंट के साथ एक कैफे में बैठकर मीटिंग कर रहा होता है, तभी कियारा उसे कॉल करने लगती है और 2 बार बेल बजने पर क्लाइंट खुद उसे कहता है, अरे युवराज, उठा लो अपनी बीवी का कॉल, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। श्योर सर, थैंक यू। युवराज फोन कॉल रिसीव करता है और गलती से फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है और वहां से कियारा कहती है, बेबी सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बेबी। कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? एक्सक्यूज मी सर। युवराज को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उठकर साइड में जाकर बात करने लगता है। कियारा, आर यू मैड? मेरी यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मेरे क्लाइंट्स के सामने तुमने ये सब कहने के लिए फोन किया है? तो फिर मैं क्या करूँ युवराज? तुम तो घर आते आते थक जाते हो, सुबह ऑफिस भी कितनी गड़बड़ी में जाते हो। आखिर तुमसे बात करूँ तो कब करूँ फिर? इसीलिए मैंने फोन किया है। अरे दिन भर फोन ही करती रहती हो तुम्हें घर बैठकर और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन युवराज, तुमने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं है। अरे पागल औरत, रख फोन। सच में कियारा, तुम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही इरिटेट करती हो। अरे लेकिन युवराज कियारा का फोन कॉल कट करता है और फिर से मीटिंग ज्वाइन करता है। हो गई तुम्हारी रोमांटिक बातें? नहीं सर, वो एक्चुअली। चुप रहो युवराज, ऐसे अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज को रखते हो तुम सिन्हा। नहीं विजय, ऐसी बात नहीं है। ओ प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कैसी बात है। तुम जैसे लोगों के साथ मुझे कोई डील नहीं करनी है। आई एम आउट। लेकिन विजय, मेरी बात तो सुन। विजय सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विजय के जाने के कारण युवराज को अपने बॉस से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा घर आने के बाद कियारा पर निकालता है। कियारा, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आने वाली हो? अरे शुक्र है कि वो कोई बड़ी डील नहीं थी, वरना आज तो मुझे सीधा टर्मिनेट ही किया जाता। अरे भैया, भाभी तो हमेशा ही ऐसे करती है। दिन भर किसी ना किसी को फोन करके गॉसिप पर टाइम पास करती रहती है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ इस निर्लज्ज लड़की को, लेकिन इसने तो अपनी लाज पूरी की पूरी बेच खाई है। इसे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, क्योंकि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सबको बस मेरे फोन करने से परेशानी होती है, गुस्सा आता है। अरे आप लोग तो 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते मेरे लिए। बेशरम लड़की। अरे जब हम घर पर होते हैं तब तो सीधे मुंह तो बात भी नहीं करती। बाहर जाने के बाद ही तुझे सबकी याद आती है क्या, जो सबको फोन करती बैठती है? देखो कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी इस बुरी हरकत को बंद करो। दूसरों के वक्त का नुकसान करते करते कभी किसी दिन तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। सबकी बातें सुनकर कियारा उनसे रूठ जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। बेटी, मैं जरा हॉस्पिटल आई हूँ। वो तेरी मौसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना,
तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे रुको ना माँ, क्या इतनी जल्दी है? आप तो समझ ही रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे लिए 5 मिनट निकाल कर मुझसे बात भी नहीं करता। सबके लिए तो मैं पराई हो चुकी हूँ माँ। लेकिन बेटी, तुझे भी समझना चाहिए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और ऐसे में तू उन्हें फोन करेगी तो वो भी चिड़चिड़ ही करेंगे ना। अच्छा बेटी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ ना, इसीलिए। लेकिन माँ, अरे माँ ने भी फोन काट दिया। चाहे जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तो दूसरों को फोन करना बंद नहीं करूंगी। इन लोगों की वजह से मैं अपना मन क्यों मारूं? कियारा अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाती और वो बेशर्मों की तरह सबको फोन करना जारी ही रखती है। ऐसे ही एक दिन जब युवराज गाड़ी चला रहा होता है, तभी कियारा का बार बार फोन आता है और ये देखकर वो बहुत इरिटेट होता है और आखिर में उसे फोन उठाना ही पड़ता है। क्या है कियारा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्यों बार बार फोन करती हो तुम मुझे? देखो किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। तुम मुझसे पहले जैसे प्यार ही नहीं करते हो। कहाँ गया वो युवराज जो मेरी आवाज सुनने के लिए मजनू की तरह तरसता रहता था? ओफो कियारा, अरे नहीं। युवराज, हेलो युवराज। कियारा से फोन पर बात करने के चक्कर में युवराज का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उसे आसपास के लोग फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस हादसे के बाद में कियारा की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो हॉस्पिटल में सबके सामने युवराज से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो युवराज, मेरे कारण ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैं अब समझ गई हूँ कि दूसरे जब बिजी होते हैं तो अब उन्हें फोन करके परेशान करना सही नहीं है, बहुत गलत बात है। आई एम रियली सॉरी युवराज, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। ठीक है कियारा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे जरूरी बात है। लेकिन याद रहे, अगर तूने फिर से ऐसी कोई करामती की तब तो तेरी खैर नहीं। हाँ माँ जी, पक्का, मैं ऐसी नौबत ही नहीं लाऊंगी। सभी कियारा को माफ कर देते हैं और फिर वह सुधर जाती है और दूसरों को केवल जरूरी बात करने के लिए ही फोन करती है और किसी को भी उनके काम के बीच में फोन करके वह परेशान नहीं करती। ये माँ और पापा तो भैया भाभी के लिए कितना खर्चा करते हैं, मेरे लिए कुछ पैसे बचाए हैं कि नहीं क्या पता। अभी तो मेरी शादी भी बाकी है, शादी के बाद तो मैं पराई हो जाऊंगी ना। लेकिन नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। फिर रीना अपने माता पिता को अपने भाभी और भाई के खिलाफ भड़काना शुरू करती है और उसके लिए वह चुगली करती है। अरे माँ, क्या आपको पता है करण भैया ने आपके फेवरेट दुकान से साड़ी लाई है। अरे वाह, क्या बात कर रही है तू। मेरा करण भी ना मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अरे माँ, भैया ने आपके लिए नहीं, अपनी महबूबा के लिए साड़ी लाई है। यही तो बताने आई हूँ मैं आपको कि आपके फेवरेट दुकान में जाकर भी उन्होंने आपके बारे में तनिक भी नहीं सोचा। क्या? ये करण ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शारदा अब करण से कटी कटी सी रहने लगती, जबकि असल में करण की बीवी नव्या को वो साड़ी किसी और ने दी होती है। लेकिन रीना बड़ा चढ़ाकर चुगली करती है। अरे माँ, जरा वो सलाड तो देना। तुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, तो खुद ही ले ले। ये आपको क्या हो गया है माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शारदा कोई जवाब नहीं। फिर एक वो अपनी भाभी के पास जाकर चुगली करती। अरे भाभी, आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी पता नहीं क्यों
माँ को आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, बस कोई ना कोई कमियां निकालती रहती है। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? ये सास तो होती ही ऐसी है, रसोई में कितनी भी मेहनत करो लेकिन बदले में ये सब सुनना पड़ता है। अब नव्या रीना की बातें सुनकर रसोई में खाना ही नहीं बनाती। अरे नव्या बहू, मेरी दवाइयों का टाइम हो गया है, अब तक तुमने मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया। कब से देख रही हो, तुम तो फोन में ही लगी हो। हाँ माँ जी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। वैसे भी इतनी मेहनत करके इस घर में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं, किसी को भी कदर नहीं है। आपको तो बस नाम रखने आता है और बस बुराइयां करनी आती है। अरे नव्या बहू, ये सब तो क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग तो एकदम सही है, लेकिन आपका दिमाग बढ़ती उम्र के साथ खराब हो गया है, और कुछ नहीं। इतना बोलकर नव्या वहां से गुस्से से चली जाती। रहने दो माँ, भाभी को आपकी कुछ भी नहीं पड़ी। अरे अगर भैया ही इन्हें इतना सर पर चढ़ा कर रखेंगे तो फिर ये हमसे तो ऐसे ही बात करेगी। ये सारे तो बहाने हैं खाना ना बनाने के, और कुछ नहीं। हाँ रीना बिटिया, तू एकदम सही कह रही है। ये करण और नव्या बहू दोनों का रवैया दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इन्हें। फिर एक रोज जब नव्या की माता पिता की एनिवर्सरी होती है, तभी करण और नव्या दोनों उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं। ये देख रीना जाकर अपने माता पिता से चुगली करती है। ये देखिए माँ पापा, कैसे दोनों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है, आज भाभी के माँ पापा की एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। लेकिन आप दोनों की एनिवर्सरी को तो कुछ भी नहीं लगाया और ना ही कोई गिफ्ट दिया, लेकिन अपने सास ससुर को बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं। हमारा करण तो सच में बदल गया है। सच में, जब से नव्या उसके जीवन में आई है, तब से वो हमें भूल चुका है कि हम भी उसके जीवन में एक अहम हिस्सा है। असल में तो ये दोनों तोहफे भैया भाभी ने नहीं, बल्कि भाभी के छोटे भाई ने दिए हैं। लेकिन स्टेटस के जरिए मैंने माँ पापा को कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। रीना अपनी चुगलियों से करण और नव्या को अपनी माँ पापा की नजरों में गिराने की कोशिश करती ही रहती। एक दिन रीना अपने भाई के पास जाती है। अरे भैया, आपने चश्मा बनवाने के लिए पापा को पैसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो खुद ने ही बना लिया चश्मा अपने पैसों से। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पापा तो हमेशा पैसे मुझसे ही लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद उन्हें आपके ऊपर बोझ ना बनना हो, इसीलिए। और वैसे भी पापा कह रहे थे कि आप तो नव्या भाभी और उनके परिवार वालों में ही बिजी रहते हो, आपको तो अपने माँ पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर करण अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपने चश्मा बनवाने के लिए मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए? अरे उसमें क्या हुआ बेटा, मैंने तो यूं ही नहीं लिए, पेंशन के पैसे थे मेरे पास, तो मैंने उसी में से मेरा चश्मा करवा लिया। हाँ पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। तुझे जो समझना है समझ ले, हमें भी सब समझ आता है। रीना की साजिश अब कामयाब होने लगती है और घर में कलेश होने लगता है। शारदा और हरिकेश, करण के माता पिता उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर एक दिन रीना सुनती है कि ऑफिस प्रमोशन के गिफ्ट में करण को नया टीवी मिलने वाला है। तभी इस बात को मिर्च मसाला लगाकर वो शारदा से चुगली करने जाती है। अरे माँ, आपको पता है क्या, भाभी भैया से अपने बेडरूम में टीवी लगवाने के लिए कह रही थी, क्योंकि आप उन्हें ठीक से टीवी नहीं देखने देती और आपके कारण उनका जीना दुश्वार हो रहा है। क्या? ये सब कहा उस चुड़ैल ने? अब तो मैं उसे हॉल में टीवी देखने ही नहीं दूंगी। जितना टीवी देखना है अपने रूम में ही बैठकर देखे। कितनी गलत सोच है बहू की। अरे शारदा तो दिन में बस 2 सीरियल ही देखती है, बाकी सारा दिन तो नव्या ही टीवी चलाती है।
और उसके बावजूद भी वो अपने पति से ये घटिया बातें कर रही थी। अब वो तो आपके ही बहू और बेटा है पापा। अब आप दोनों समझ जाइए वक्त के साथ साथ कैसे बदलाव हो रहा है उन दोनों में। फिर घर में नया टीवी आने के बाद बाप बेटे और सास बहू में फिर से मतभेद हो जाते हैं। एक दिन की बात है, नव्या और करण अपने दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन आते हुए उनका फिल्म देखने का प्लान बन जाता है और रीना उन्हें थिएटर के बाहर देख लेती है। चलो जल्दी से इनकी फोटो खींच लेती हूँ, फिर घर जाकर माँ और पापा को ये फोटो दिखाकर जम के चुगली करूंगी। फिर रीना उनकी फोटो खींचती है और घर जाकर वो फोटो अपनी माँ पापा को दिखाती है। देखो पापा, घर में तो कितना मुंह बनाते हैं, रूठे रहते हैं, और बाहर जाकर दोनों कितना एंजॉय करते हैं। इस मूवी में तो सनी देओल है, पापा के फेवरेट हीरो। अगर भैया को थोड़ी सी भी कदर होती तो वो आपको फिल्म दिखाने ले जाते और माफी भी मांगते। हाँ रीना, तू एकदम सही कह रही है। हाँ रीना, नव्या भाभी के आने के बाद ही उनके तेवर बदले हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ उन्हें घर से बाहर ही निकाल दो, तब जाकर उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ रीना, अब मैं यही करूँगा। बस अब बहुत हुआ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। फिर रात होने पर नव्या और करण घर वापस आ जाते हैं। जिस रास्ते से आए हो उसी की ओर लौट जाओ, क्योंकि अब तुम दोनों के इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को हमारी परवाह नहीं, हमारी कदर नहीं है, हम उन्हें अपने घर में पनाह नहीं देंगे। वाह, बहुत ही अच्छा सिला दिया है आपने हमारे प्यार का। हमने तो हमेशा से ही सच्चे मन से आप दोनों से प्यार किया है, लेकिन शायद हमारी ही गलती थी। कितना सच्चा प्यार और कितना झूठा, ये सब हमें अच्छे से पता है। करण, चलो यहाँ से। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत सहेली है तुम्हारे रोज रोज के बदलते रवैये। फिर नव्या और करण दोनों अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं, और ये सब देखकर रीना के कलेजे में ठंडक पड़ती है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब भैया नहीं है, अब सिर्फ मेरा ही राज है, और अब सारी जायदाद मेरे ही नाम होगी। लेकिन करण और नव्या के जाने के बाद शारदा और ऋषिकेश बहुत दुखी होते हैं। वो बेचारे दिन रात रोते रहते हैं और घर की रौनक ही चली जाती है। ये सब क्या हो गया जी? हमने क्या कमी रखी थी करण के प्यार में? हाँ शारदा, बहुत बुरा किया उसने हमारे साथ। सच में बहुत दुख हो रहा है मुझे। काश वो दोनों सही से रहते यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं। अपने माँ पापा को यूं दुखी देखकर रीना को बहुत बुरा लगता है, और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है कि ये सब किया कराया उसी का है। क्या ये तूने किया है? हाँ माँ, मुझे लगा जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा और सारी जायदाद भैया और भाभी को मिल जाएगी, और इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए आपसे चुगली करना शुरू कर दिया और आप दोनों को उनके खिलाफ खूब भड़काया। रीना, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हमारी जितनी भी जायदाद है उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। अरे तुम्हें नहीं देंगे तो और किसे देंगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे? जितना करण हमारा बेटा है उतनी ही तुम हो। लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रीना, तूने सच में बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो माँ, जायदाद के लालच में मैं अंधी हो गई थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सब कुछ ठीक करूंगी। फिर रीना अपने भाई और भाभी के पास जाती है और उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस लाती है, और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और खुशी से साथ रहने लगता है। सरिता जी के 2 बेटे होते हैं, युवराज और नितिन।
बड़े बेटे युवराज की शादी तानिया नाम की एक अमीर लड़की से होती है और छोटे बेटे नितिन की शादी एक गरीब लड़की अवनी के साथ होती है। अवनी के गरीब होने की वजह से सरिता सबसे ज्यादा प्यार तानिया को ही करती है और अवनी का तिरस्कार करती रहती है। एक दिन जब अवनी सबके कपड़े इस्त्री कर रही होती है तभी गलती से तानिया की एक महंगी साड़ी जल जाती है, जिसके बाद तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। ओ नो! अरे गरीब घनचक्कर औरत, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी को बर्बाद करके रख दिया, जलाकर राख कर दिया। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? खैर छोड़ो, तुम्हें बताकर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। और नहीं तो क्या, इस गरीब बेवकूफ ने तो मुश्किल से ही इतने पैसे देखे होंगे जीवन में। इसका बाप एक साधारण मोची जो ठहरा। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से हो गया। अरे चुप कर, अब बंद करो अपना ये सच्चाई की मूरत बनने का नाटक। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं अमीर हूं ना, इसीलिए तुम मुझसे हमेशा जलती हो और जलन के मारे ही तुमने मेरी इस साड़ी को जला दिया। नहीं जेठानी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अरे ऐसा बोल कि तू ऐसा क्यों नहीं करेगी। इसे सबक तो सिखाना ही होगा ताकि ये सड़क छाप गरीब औरत अगली बार कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोचे। फिर तानिया अवनी के सारे कपड़े लाती और उन्हें अवनी के सामने ही जला देती। अपने कपड़ों को जलते हुए देख अवनी खूब दुखी होती नहीं, मेरी साड़ियाँ। अब तुम इसी एक साड़ी पे रहोगी। तुम तो घटिया हो ही और ये तुम्हारी साड़ियाँ भी घटिया है। माँ जी, जेठानी जी को रोकिए ना। अरे एकदम सही किया है मेरी तानिया बहू ने। वो तो पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया तूने मेरे नितिन बेटे पर, जो वो तुझ गरीब भिखारन से प्यार कर बेटा, वरना मुझे तो मेरी तानिया की जैसे ही एक अमीर बहू चाहिए थी। अवनी के मन को बहुत ठेस पहुंचती। उसकी सास और जेठानी दिन रात उसे गरीबी के ऊपर ही ताने कसते रहते। एक रोज जब तानिया का जन्मदिन होता है तब वो घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसकी सारी अमीर सहेलियां भी आती है। ओए सुन, आज मेरी सारी अमीर फ्रेंड्स आ रही है, इसीलिए तुम्हें आज मेरी देवरानी नहीं बल्कि नौकरानी बनना होगा। मतलब ये आप क्या कह रही है जेठानी जी? इसका मतलब तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि तू इसकी देवरानी है। सबको तो इस घर की नौकरानी ही लगनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि तुझ जैसी गरीब बंदरिया को देख लोग मेरा मजाक उड़ाए, मेरी इज्जत का फालूदा हो। उससे बेहतर तो यही होगा ना कि तुम हॉल में नौकरानी बनकर ही आओ। ठीक है जेठानी जी, जैसे आपकी और माँ की मर्जी। बेचारी अवनी सबके सामने तानिया की घर की नौकरानी बनती और तानिया अपने सारे गेस्ट को कहती है कि अवनी उसकी नौकरानी है। वाओ यार तानिया, ये पैनकेक्स तो माइंड ब्लोइंग है, मैं तो और लूंगी। माइंड ब्लोइंग तो होंगे ही ना, शहर की सबसे बड़ी बेकरी से मंगवाए हैं। अच्छा 1 मिनट, मैं अभी नौकरानी से बोलकर और पैनकेक सर्व करने को बोलती हूँ। अवनी, जरा थोड़े और पैनकेक्स तो लेकर आओ। फिर अवनी पैनकेक्स लेकर आती। तभी एक सहेली के हाथ को धक्का लगता है और फर्श पर जूस गिर जाता है। ओह शिट, डोंट पैनिक आयशा, ये मेरी नौकरानी है ना, ये अभी इस गंदे फर्श को चमका देगी। यू डोंट वरी। अवनी महारानी, जल्दी से हाथ चला, वरना आज तो ओवर टाइम काम करवाऊंगी। अवनी फर्श साफ करती और ऐसे ही पूरी बर्थडे पार्टी खत्म होने तक सरिता और तानिया अवनी को कोई ना कोई काम दे देकर नचवाते रहते हैं और उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते।
एक दिन तानिया अपने रूम के लिए एक नया एसी और नया टीवी ऑर्डर करती है। कैसा लगा ये मेरा नया टीवी और एसी? बहुत महंगे हैं दोनों, एकदम ब्रांडेड लाई हूँ। कहीं से तो जलने की बू आ रही है ना माँ जी? अब गरीब लोग तो जल कुकड़े ही होते हैं, क्या करे, आदत से मजबूर जो होते हैं। खैर तानिया बहू, तू अब ये बता कि अपनी सास के लिए टीवी और एसी कब लाएगी तू? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके कमरे के लिए भी एसी और टीवी लाऊंगी। रहने दे तू तानिया बहू, तू तो बस बोल बच्चन है। 6 महीने से तू मुझे सोने का हार दिला रही है। अरे माँ जी क्या आप भी, कहाँ ना दे दूंगी। तभी वहां पर हाथ में आरती की थाली लिए अवनी आ जाती। अरे तुम यहाँ, और ये क्या लेकर आ गई? मुझे तो लगा कि एसी और टीवी को देखकर तुम तो जलकर राखी हो गई होगी। नहीं जेठानी जी, मैं क्यों जलूंगी? एसी और टीवी भले ही आपके कमरे में लगे, लेकिन घर तो हम सबका ही है ना। घर में नए मेहमान के आने पर जैसे हम उनकी आरती करते हैं, वैसे ही एसी और टीवी की भी होगी। मैं जलने नहीं, बल्कि इन दोनों की नजर उतारने आई हूँ। अवनी एसी और टीवी की आरती करती और उन पर तिलक लगाने ही वाली होती है कि उतने में तानिया उसे पीछे कर देती है। ओ महान देवी, चलो चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम जाओ यहाँ से। नजर उतारने का कहकर कहीं तुम्हारी ही बुरी नजर ना लग जाए मेरे टीवी और एसी को। जल कुकड़ी गरीब लोमड़ी। फिर एक दिन अचानक से घर का सिलेंडर लीक हो जाता है और घर में आग लग जाती है। तभी घर में केवल सरिता और तानिया ही होते हैं। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, तानिया बहू। सरिता तानिया का नाम लेते हुए चिल्लाती रहती है, लेकिन तानिया अपनी जान बचाकर सास को खतरे में डालकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर अवनी आ जाती है। वो इतने तड़कती भड़कती तेज आग में कूदकर अपनी बेहोश सास को हॉस्पिटल ले जाती है और साथ ही अपने गहने बेचकर हॉस्पिटल का बिल भी भरती है। सरिता को जब होश आता है तब उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे अपनी सारी गलतियों का खूब पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे अवनी बहू, आज तूने अकेली ने मेरी जान बचाई। जी समीर बहू के मैं 24 घंटे गुनगान करती रहती थी, आज वही अपनी जान बचाकर मुझे खतरे में छोड़कर चली गई। लेकिन तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और यहाँ अकेले हॉस्पिटल में ले आई। असल में अमीर तो तू है बहू, क्योंकि तू मन से अमीर है। मेरा खरा सिक्का तो तू है अवनी बहू, मुझे माफ कर दे माँ जी। और इस तरह अंत में सरिता अपनी गरीब बहू अवनी को स्वीकार कर लेती है और वो उस दिन के बाद उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है और दोनों का रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह हो जाता है।